साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सामान्य प्रबंधन की कक्षा में आज हम वित्तीय नियोजन पर बात करेंगे। आइए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। वित्तीय नियोजन, इसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं। वित्तीय नियोजन का अर्थ किसी उपक्रम के पास उपलब्ध पूंजी या उपलब्ध राशि का कैसे उपयोग करना है जिससे उस संस्था या उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति सही तरीके से हो जावे, बाजार में संस्था की साख भी बनी रहे। इस प्रकार वित्तीय नियोजन के अंतर्गत एक व्यावसायिक संगठन की भविष्य में होने वाली वित्तीय क्रियाओं का स्वरूप तैयार करना होता है। वित्तीय नियोजन में मुख्यतः संस्था में आने वाली राशि, संस्था द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में संतुलन बनाना होता है। आइए साथियों, वित्तीय नियोजन की परिभाषा देखते हैं। वाकर एंड बागन के अनुसार वित्तीय नियोजन केवल वित्तीय कार्य से संबंधित है जिसमें संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण तथा उनका लागू करना तथा वित्तीय कार्य विधियों का विकास सम्मिलित है। इसके बाद है वेस्टन एंड ब्राइटगम के अनुसार वित्तीय नियोजन का आशय व्यवसाय के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के निर्धारण, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण से है। बोनविले के अनुसार एक उपक्रम के वित्तीय नियोजन के दो पहलू हैं। यह न केवल उपक्रम के पूंजी ढांचे की ओर इशारा करता है, अपितु यह उपक्रम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को भी स्पष्ट करता है। अब वित्तीय नियोजन के लक्षण देखते हैं साथियों। वित्तीय नियोजन के लक्षणों में सबसे पहला है सरलता, फिर दूसरा है मितव्ययिता, तीसरा है दूरदर्शिता, चौथा है सरकारी एवं कानूनी रूप से वैध प्रावधान। ये सभी चीज़ें जो हैं यह वित्तीय नियोजन में शामिल होना चाहिए। अब साथियों हम देखते हैं वित्तीय नियोजन का उद्देश्य एवं महत्व, कि वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है, यह क्यों करना चाहिए। तो पहला है उचित समय पर राशि की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, किस मद में कितनी राशि खर्च होगी यह निर्धारित करने के लिए, किए गए वित्तीय निर्णयों के अनुरूप खर्च करने के लिए तथा सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करने के लिए। अगला साथियों, उपक्रम की सफलता नियोजन का उद्देश्य होना चाहिए। दिन प्रतिदिन के खर्चों में मितव्ययिता अपनानी चाहिए, सरलता एवं लचीलापन होना चाहिए, परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाकर वित्तीय नियोजन करना चाहिए, उपक्रम के संचालन में सुगमता बनाए रखने के लिए वित्तीय नियोजन करना चाहिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए, पूंजी की सुरक्षा के लिए, पूंजी के साधनों में उचित समन्वय बनाने के लिए, सफलतापूर्वक मूल्यांकन करने के लिए, विनियोजित पूंजी का सही एवं उचित लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय नियोजन की कुछ कमियां भी हैं साथियों। इन उपरोक्त 13 कारणों से वित्तीय नियोजन किया जाता है, मगर वित्तीय नियोजन की कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। यह पूर्वानुमानों पर आधारित होता है तो यह गलत भी हो सकता है। समयानुसार परिवर्तन करने में इसमें कठिनाई होती है तथा इसमें समन्वय का अभाव होता है। इस प्रकार वित्तीय नियोजन पूरा होता है। अब हम देखते हैं साथियों वित्तीय निर्णय या फाइनेंशियल डिसीजन। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वित्तीय निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। वित्तीय निर्णय के अभाव में वह संस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। आइए वित्तीय निर्णय को देखते हैं। किसी व्यावसायिक संस्थान में वित्तीय व्यवहारों से संबंधित किए गए निर्णयों को वित्तीय निर्णय कहते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निवेश संबंधी निर्णय, के जो उपक्रम है, जो संस्था है, वो किसमें निवेश कर रही है या उस संस्था में कौन लोग निवेश कर रहे हैं, इस संबंध में निर्णय लेना। वित्तीय संरचना या पूंजी की संरचना संबंधी निर्णय तथा लाभांश संबंधी निर्णय। आइए इनको समझते हैं साथियों। निवेश संबंधी निर्णय, किसी व्यावसायिक उपक्रम के आय के साधन सीमित होते हैं तथा निवेशकों द्वारा लगाई गई पूंजी पर लाभ प्राप्त कर निवेशकों को निरंतर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है, जिससे निवेशकों का विश्वास संस्था या उपक्रम में बना रहे। अतः उपक्रम के प्रबंधन को निवेशकों की राशि का सही जगह पर निवेश करना चाहिए
और इसका निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय निर्णय का अगला महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों वित्तीय या पूंजी की संरचना। यह मैं आपको पिछले वीडियो में भी विस्तार से बता चुका हूं कि पूंजी की संरचना क्या होती है। आइए इसको समझते हैं। वित्तीय निर्णय का महत्वपूर्ण अंग पूंजी की संरचना निर्धारित करना है। पूंजी संरचना की परिभाषा R.L. बेरुल के अनुसार पूंजी संरचना का उपयोग प्रायः किसी संस्था में नियोजित या विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जेस्टन बर्क के अनुसार निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार एवं पूंजीकरण को निर्मित करने वाली अनुपातिक राशि को पूंजी संरचना कहा जाता है। इसके बाद वेस्टन एंड ब्राइघम के अनुसार पूंजी संरचना किसी फर्म के स्वामी की वित्तीय व्यवस्था है जो सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण पूर्वाधिकार अंश क्षमता द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसमें अल्पकालीन साख सम्मिलित नहीं होती है। पूंजी संरचना को साथियों इस प्रकार समझते हैं। इस प्रकार उपक्रम के पास उपलब्ध कुल पूंजी में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, कच्चे माल का मूल्य, तैयार स्टॉक का मूल्य, कर्मचारियों का वेतन, तैयार माल पर दिए जाने वाले टैक्स, प्रोडक्शन कास्ट का कुल पूंजी में प्रतिशत निर्धारित करना पूंजी संरचना कहलाता है तथा कुल पूंजी में यह प्रतिशत कितना हो यह वित्तीय निर्णय का मुख्य कार्य है। इसके बाद अगला है साथियों वित्तीय निर्णय का तीसरा भाग लाभांश संबंधी निर्णय। किसी उपक्रम का लाभांश वह राशि होती है जो वह उपक्रम के कुल लाभ में से निवेशकों या अंशधारियों को वितरण हेतु निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कुल लाभ में से वितरण योग्य राशि निकालना तथा अंशधारियों तथा निवेशकों को इसका उचित भाग हस्तांतरित करना वित्तीय निर्णय का मुख्य अंश कहलाता है। इस प्रकार साथियों हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन इस तरीके से यह अध्याय समाप्त होता है। अब इस लेक्चर को समाप्त करने की अनुमति दीजिए और इस लेक्चर के अंत में एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और सामान्य प्रबंधन का अध्ययन मेरे साथ कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।